नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 67 को। और दोस्तों, आज के इस टेस्ट में जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दो सूची दी गई हैं और पहले में पुरातात्विक स्थल का नाम है और दूसरी सूची में उसके खोजकर्ता का नाम दिया गया है। दोस्तों, सभी पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो आइए देखते हैं किस स्थल की खोज किसने किया था। सबसे पहला है हड़प्पा। तो दोस्तों, हड़प्पा के जो खोजकर्ता थे वे थे दयाराम साहनी। तो ए का सही सुमेल होगा 3 से। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे और इन्होंने 1923 से 24 और 24 से 25 के बीच में हड़प्पा पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। और दूसरा है हस्तिनापुर। तो दोस्तों, हस्तिनापुर के जो खोजकर्ता थे वे थे बीबी लाल। तो बी का 4 हो जाएगा। सी है तक्षशिला और तक्षशिला के खोजकर्ता जॉन मार्शल थे। सी का 2 और डी है कौशाम्बी। तो दोस्तों, एनजी मजूमदार इसके खोजकर्ता थे। तो डी का 1। तो आइए देखते हैं सही सुमेल क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न है, राजधानी से प्रश्न पूछा गया। आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अंग। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, तो ए बिल्कुल सही है। बी दिया गया है कौशल और इसकी राजधानी दी गई है अहिच्छत्र। दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। कौशल जो कि वर्तमान में फैजाबाद यानी कि अयोध्या जिले के रूप में विद्यमान है, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो दोस्तों, कौशल की राजधानी कहाँ पर थी? श्रावस्ती थी। अहिच्छत्र ये गलत हो जाएगा। तो यही सही सुमेलित नहीं है। सी है वत्स और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, बिल्कुल सही है। डी है मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर थी, यह भी सही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल की राजधानी अहिच्छत्र नहीं थी बल्कि श्रावस्ती थी। अगला है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के तट पर हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। दोस्तों, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहली सूची में शासकों का नाम दिया गया है और दूसरी सूची में उनसे संबंधित वंश का नाम है। तो आइए देखते हैं कौन से शासक किस वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है डिमेट्रियस। तो दोस्तों, डिमेट्रियस यह हिंद यूनानी शासक रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए का सही सुमेल होगा 3, हिंद यूनानी। और बी है रुद्रदामन। तो दोस्तों, रुद्रदामन ये एक प्रसिद्ध शक शासक था। तो किस वंश का था? शक वंश का यह शासक था। तो बी का 4 हो जाएगा। सी है गोंडो फर्नीज। दोस्तों, यह एक पहला वंशी शासक था। तो सी का 1 और डी है विम। तो दोस्तों, विम कटफिसेस यह कुषाण वंश से संबंधित था। तो डी का 2। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन यानी ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कथन क्या है। तो कथन में है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। तो कथन जो दिया गया है बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में मुख्य रूप से संस्कृत भाषा थी और इसके साथ ही साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ था। और कारण है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। दोस्तों, कारण भी बिल्कुल सही है। सातवाहन जो राजा थे इन्होंने साहित्य रचना के लिए संस्कृत को तो अपनाया ही था, इसके साथ ही साथ अन्य लोक भाषाओं को भी अपनाया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। तो दोस्तों गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनार। दोस्तों गुप्त काल में बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं और उस समय जो सोने के सिक्के थे उनको दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। यह भी याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि चांदी के सिक्के को, जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहते थे? तो रूपक कहते थे। और दोस्तों चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसको भी याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा गया है कि पहली बार चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्तकालीन शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं, पहली सूची में युद्ध का नाम है और दूसरी सूची में संबंधित वर्ष का नाम है। तो आइए देखते हैं कौन सा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन ए है चंदवाड़ का युद्ध। तो दोस्तों इसको चंदावर का युद्ध भी कहते हैं। तो यह 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो ए का 2 हो जाएगा। बी है तैमूर का आक्रमण। तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो बी का 1 हो जाएगा। दोस्तों तैमूर लंग इसका पूरा नाम है और इसका आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। और ऑप्शन नंबर सी है तालीकोटा का युद्ध। तो दोस्तों यह 1565 ईस्वी में हुआ था। सी का 4। और डी है घाघरा का युद्ध, यह 1529 में हुआ था। तो डी का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों फिर से सुमेल करने वाला प्रश्न दिया गया है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वल्लभाचार्य। तो दोस्तों वल्लभाचार्य किसके संस्थापक थे? तो पुष्टि मार्ग। सही जवाब होगा ए का 2 पुष्टि मार्ग। और ऑप्शन नंबर बी है रामानुज या रामानुजाचार्य, ये विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। तो बी का 3 हो जाएगा। मध्वाचार्य ये द्वैतवाद के संस्थापक थे। सी का 1। और डी है शंकर यानी कि शंकराचार्य, ये अद्वैतवाद के संस्थापक थे। तो डी का 4 हो जाएगा। दोस्तों इसे जरूर याद रख लीजिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों बाबरनामा जो कि मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है और मूल रूप से यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और दोस्तों जो बाबरनामा है, इस पुस्तक का जो मूल शीर्षक है वो तुझके बाबरी है। यह तुझके बाबरी नाम से है और जिसका लेडेन व रस्किन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दोस्तों दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली में दारा शिकोह को दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो किसे जिंदा पीर भी कहा जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। दोस्तों मुगल शासक औरंगजेब को उसके सुधारवादी धार्मिक प्रयासों के कारण इतिहासकारों द्वारा जिंदा पीर की संज्ञा दी गई है। तो जिंदा पीर यह औरंगजेब को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन यह मार्च 1942 में आया था। तो इसका जो डेट है वो क्या है? 1942 मार्च में, मार्च 1942 क्रिप्स मिशन। दूसरा दिया गया है अगस्त प्रस्ताव। तो दोस्तों 8 अगस्त, इसका पूरा जो डेट है वो है 8 अगस्त 1940। और तीसरा है नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट यह 1928 में रिपोर्ट आई थी। तो यह कब आई थी? 1928 में। और डी है वेवेल योजना। तो यह 1945 में यह योजना आई थी, 1945 में। तो आइए देखते हैं काल क्रमानुसार इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले तीसरा है, फिर दूसरा, फिर पहला और लास्ट में चौथा। सबसे पहले इसमें से नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन
और लास्ट में वेवेल योजना। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों वो कौन सा अधिनियम था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो कंपनी था, तो कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो एकाधिकार प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो लेखक और पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है वी.डी. सावरकर। तो दोस्तों वी.डी. सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक के शीर्षक का क्या नाम है? तो सही जवाब होगा द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों ए का दूसरा से सही सुमेल होगा द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। यह पुस्तक वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई है। और ऑप्शन नंबर बी, आर.सी. मजूमदार। तो दोस्तों इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों यह पुस्तक आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखी गई है। और सी है एस.बी. चौधरी। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज। तो सी का 4 हो जाएगा। और डी है अशोक मेहता। तो दोस्तों द ग्रेट रिबेलियन यह पुस्तक अशोक मेहता द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महानंदा, बी सोन, सी रामगंगा या डी गंडक। तो दोस्तों सोन नदी। अगला प्रश्न है, मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मलमपुझा नदी पर। जो मलमपुझा बांध है यह दक्षिण भारत में केरल में पलक्कड़ में मलमपुझा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, इसको याद रखिएगा। केरल में स्थित है और जो कि मलमपुझा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो चेरुथानी बांध यह नाम याद रखिएगा, किस नदी पर अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार नदी पर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला है, यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका जो पूर्वी ढाल है वो क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। दूसरा कथन भी सही है। और अंतिम यानी तीसरा कथन है कि इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा उपरोक्त तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर में स्थित है। दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। तो अगर राज्य का नाम पूछा जाएगा तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और किस जिले में है? तो बस्तर जिले में स्थित है। और नदी का नाम भी याद रखिएगा, इंद्रावती नदी है। तो किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल और सर्वाधिक उत्पादक राज्य से संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं। पहला है जूट। जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल दिया गया है, सही है। दूसरा है चाय। चाय का असम, जो भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य वो है असम। तो बी यह सही है। सी है गन्ना। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी यह भी सही है। डी है रबड़। और रबड़ का उत्पादक राज्य दिया गया हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यह गलत हो जाएगा। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। तो इसका सही सुमेल क्या होगा? केरल। ये हिमाचल प्रदेश यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।